नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात कानपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। उत्तर प्रदेश के कानपुर महानगर का एक पॉश इलाका है पांडव नगर। यहाँ ज्यादातर धनवान और सूबदार लोगों के बंगले हैं। इसी पांडव नगर इलाके में धनवान व्यापारी ओम प्रकाश श्याम दसानी का भी आलीशान बंगला है। उनके परिवार में पत्नी पूनम के अलावा दो बेटे मुकेश तथा पीयूष श्याम दसानी है। ओम प्रकाश के साथ ही उनके बड़े भाई राजमोहन श्याम दसानी भी रहते हैं। राजमोहन और ओम प्रकाश के पिता कोड़ामल गन्नामल 1960 के दशक में सिंध प्रांत से कानपुर आए थे। दोनों भाई पहले प्रेम नगर में किराए पर रहते थे और परचून की दुकान चलाते थे। परचून की दुकान में घाटा हुआ तो उन्होंने दुकान बंद करके गुजर बसर के लिए पंचर लगाने की दुकान खोल ली, पर इस काम से भी उनकी गुजर बसर नहीं हो पाती थी। एक और दोनों भाइयों की माली हालत बिगड़ती जा रही थी तो दूसरी ओर घर के खर्चे बढ़ते जा रहे थे। ऐसे में दोनों भाइयों ने खादी ग्राम उद्योग बोर्ड से किसी तरह 10,000 रुपए का लोन पास कराया और संगीत सिनेमा के सामने हाता में होजरी के डिब्बे बनाने का कारखाना खोल दिया। धीरे धीरे काम बढ़ा तो आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। तब तक राजमोहन 3 बेटों के पिता बन चुके थे, लेकिन ओम प्रकाश की पत्नी की गोद अभी तक सूनी थी। ओम प्रकाश और उनकी पत्नी पूनम ने तमाम प्रयास किए, लेकिन उनके औलाद नहीं हुई। हर तरफ से निराश होकर ओम प्रकाश ने लिखा पढ़ी के बाद अपनी बहन के बेटे मुकेश को गोद ले लिया था। इसे इत्तेफाक कहे या फिर कुछ और कि मुकेश को गोद लेने के बाद ओम प्रकाश और पूनम की जिंदगी में खुशहाली आ गई। कुछ सालों के बाद पूनम पीयूष नाम के बच्चे की मां भी बन गई। पीयूष के जन्म से पूनम की जिंदगी में बाहर आ गई थी। इसी बीच राजमोहन व ओम प्रकाश ने साझेदारी में मेसर्स हिमांगी फूड प्राइवेट लिमिटेड के नाम से सचेंडी में फैक्ट्री खोल ली। ये फैक्ट्री सोना उगलने लगी तो श्याम दसानी परिवार का रसूख भी बढ़ने लगा। इसके बाद श्याम दसानी परिवार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके यहाँ चारों तरफ से पैसा ही पैसा बरसने लगा था। इसी बीच ओम प्रकाश और राजमोहन ने मुंबई दौड़ भाग करके कानपुर के लिए पार्ले-जी बिस्कुट की फ्रेंचाइजी मंजूर करवा ली। इसके साथ ही श्याम दसानी बंधुओं ने पनकी में मेसर स्वाति बिस्कुट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोल ली। स्वाति बिस्कुट के साथ साथ ये लोग पार्ले-जी बिस्कुट भी बनाने लगे। श्याम दसानी परिवार के पास पैसा आया और रसूख बढ़ा तो दोनों भाइयों ने कानपुर के पॉश इलाके पांडव नगर में एक आलीशान बंगला बनवाया और उसी में सब परिवार रहने लगे। अब उनकी गिनती बड़े उद्योगपतियों में होने लगी थी। इस परिवार के पास 12 लग्जरी गाड़ियां थी जो उनकी शानो शौकत को बयां करती थी। कहावत है कि पैसा, पावर और पॉलिटिक्स तीनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इंसान के पास इनमें से कोई एक भी हो तो बाकी दो खुद ब खुद खींचे चले आते हैं। राजमोहन व ओम प्रकाश श्याम दसानी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। बिजनेस में बढ़ोतरी के दौरान ही ओम प्रकाश ने फ्लोर मिल में भी हाथ आजमाया। किस्मत के धनी ओम प्रकाश को फ्लोर मिल से भी जमकर मुनाफा हुआ। पैसा आया तो उन्हें पॉलिटिक्स और पावर का भी चस्का लग गया। बिजनेसमैन तो संपर्क में थे ही। कुछ ही समय में उन्होंने नेताओं से लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी उठना बैठना शुरू कर दिया। ऊंचे रसूखदार लोगों के संपर्क का भी उन्होंने खूब फायदा उठाया। देखते ही देखते श्याम दसानी परिवार की गिनती कानपुर शहर के अरबपति लोगों में होने लगी। इसी अरबपति व्यापारी ओम प्रकाश श्याम दसानी का बेटा था पीयूष श्याम दसानी। पीयूष बचपन से ही हठी था। वो जिस चीज की जिद करता उसे हासिल करके रहता था। पीयूष कानपुर के मशहूर स्कूल में पढ़ता था। पढ़ाई में वो भले ही कमजोर था, लेकिन उसके बचपन से शौक महंगे थे। उसे लड़कियों से दोस्ती करना, उन्हें महंगे तोहफे देना तथा उनके साथ घूमना फिरना अच्छा लगता था। बड़ी मुश्किल से पीयूष इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर पाया था। उसके बाद प्रोफेशनल डिप्लोमा करके वो अपने परिवार के बिजनेस में हाथ बटाने लगा। इसी दरमियान उसने बियर शराब पीना और हुक्का बारों में जाना शुरू कर दिया। पीयूष के बंगले के पास ही एक जर्दा व्यापारी हरीश मखीजा का बंगला है। मनीषा मखीजा उन्हीं की बेटी है। यौवन की दहलीज पर कदम रखते ही मनीषा की खूबसूरती में और ज्यादा निखार आ गया था। वो बहुत खूबसूरत थी। उसने अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा ग्रहण की थी, इसलिए फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती थी।
बड़ी बेटी होने के नाते माता पिता उसे बहुत चाहते थे और उसकी हर जिद हर शौक पूरा करते थे। माँ बाप के इसी लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया था। वो होटलों और क्लबों में जाने लगी थी। वो लेट नाइट पार्टियों से लौटती तो शैंपेन के नशे में होती थी। एक रोज पीयूष और मनीषा की मुलाकात कानपुर क्लब में हुई। पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे के दिल में उतर गए। उस रोज दोनों एक ही पार्टी में आए थे। देर रात तक दोनों पार्टी में एंजॉय करते हुए हंसते बतियाते रहे। जाते समय पीयूष बोला, मनीषा आई लव यू। जवाब में मनीषा हंस पड़ी और उसने भी कह दिया कि आई लव यू। इसके बाद मनीषा और पीयूष का प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों कभी रेस्टोरेंट में तो कभी क्लब में मिलने लगी। मनीषा पीयूष से मिलने अपनी कार से जाती थी। उसका ड्राइवर अवधेश उन दोनों के प्यार से वाकिफ था, इसलिए दोनों उसे टिप देकर खुश रखते थे। अवधेश कभी कभी कार से दोनों को हाईवे पर ले जाता था, जहां वो कार से निकलकर बाहर चला जाता था और मनीषा और पीयूष कार में ही रोमांस करते थे। कुछ ही समय में दोनों के बीच की सारी दूरियां मिट गई। उनके बीच दिल और देह दोनों का नाता बन गया था। आंतरिक संबंध बने तो पीयूष चोरी छिपे मनीषा के बंगले पर भी जाने लगा। जरूरत पड़ने पर कभी कभी ड्राइवर अवधेश भी बंगले में घुसने के लिए पीयूष की मदद करता था। मनीषा तो पीयूष की दीवानी थी ही, उसके पहुंचते ही वो उसके गले का हार बन जाती थी। मनीषा और पीयूष के घर वालों को जब उनके प्यार की भनक लगी तो उन्होंने दोनों से बात की। इस पर दोनों ने घर वालों से कह दिया कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। घर वालों ने उनकी बात मान ली और वे उनकी शादी करने को राजी हो गए। लेकिन जब दोनों की कुंडली मिलवाई तो गुण आपस में नहीं मिले। फलस्वरूप पीयूष के घर वालों ने इस शादी के लिए इनकार कर दिया। शादी की बात ना बनने के बाद भी पीयूष और मनीषा का प्यार कम नहीं हुआ। उनके बीच संबंध पहले जैसे ही बने रहे। नवंबर 2012 के दूसरे हफ्ते में मध्य प्रदेश के जबलपुर निवासी प्लास्टिक व्यापारी शंकरलाल अपनी बेटी ज्योति का रिश्ता लेकर ओम प्रकाश श्याम दसानी के पास आए। उन्होंने पीयूष और ज्योति की शादी की बात की तो ओम प्रकाश रिश्ता करने को राजी हो गए, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि शादी कानपुर में ही होगी। बेटी के लिए धनवान और रसूखदार परिवार मिल रहा था, इसलिए शंकरलाल जी राजी हो गए। श्याम दसानी परिवार ज्योति को पसंद करने जबलपुर गया। खूबसूरत ज्योति को देखकर श्याम दसानी परिवार ने उसे बहू के रूप में पसंद कर लिया। इसके बाद जोर शोर से शादी की तैयारियां शुरू हो गई। शंकरलाल अपनी पत्नी कंचन के साथ शादी के एक सप्ताह पहले ही कानपुर आ गए। उन्हें पूरे परिवार सहित होटल रॉयल क्लिफ में ठहराया गया। उन्हें किसी चीज की कमी ना हो, इसका भी खास ख्याल रखा गया। अंततः 28 नवंबर 2012 को धूमधाम से स्टेटस क्लब में ज्योति और पीयूष का विवाह संपन्न हो गया। ज्योति दुल्हन बनकर ससुराल आई तो सभी ने उसकी सुंदरता की तारीफ की। चांद जैसी बहू पाकर पूनम तो अपने भाग्य को खूब सराह रही थी। ज्योति भी अच्छा घर व पति पाकर खुश थी, लेकिन पीयूष इस शादी से खुश नहीं था। उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। शादी के बाद पीयूष और ज्योति हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड गए, जहां वे 12 दिन रहे। कुछ महीने तक पीयूष नई नवेली दुल्हन के रूप जाल में उलझा रहा, फिर धीरे धीरे वो उसे कटने लगा। दरअसल वो शादी के बाद भी अपने पहले प्यार को भुला नहीं पाया था और उसने फिर से मनीषा से संबंध बना लिए थे। मनीषा बेलगाम थी, उसे घूमने और पार्टियों में जाने का शौक था। पार्टियों में वो शराब के नशे में हो जाती थी, जिसके बाद पीयूष ही उसे घर लेकर आता था। अब तक ड्राइवर अवधेश ने मनीषा की कार चलानी छोड़ दी थी, लेकिन वो पीयूष और मनीषा के संपर्क में बराबर रहता था। उसे जब भी पैसों की जरूरत होती थी, वो दोनों को ब्लैकमेल करके पैसा ले लेता था। दूसरी ओर ज्योति को पति पर शक होने लगा था, क्योंकि पीयूष उससे नजर बचाकर फोन पर बातें करता था। कभी कभी तो वो बाथरूम में घुसकर घंटों बातें करता रहता था। बात करके वो फोन से नंबर डिलीट कर देता था। इसी तरह वो रात में मैसेज करता था और उन्हें डिलीट कर देता था। ज्योति मोबाइल फोन उठाती तो वो उससे फोन छीन लेता था और झगड़े पर उतारू हो जाता। ज्योति ने इस रहस्य का गुप्त रूप से पता लगाया तो उसे पता चला कि उसका पति रसिया स्वभाव का है। उसके पड़ोस में रहने वाली मनीषा से नाजायज संबंध है। वो उसी से घंटों बातें करता है। ज्योति ने पति की इस हरकत की जानकारी माता पिता को दी तो माँ कंचन ने उसे समझाया कि सब ठीक हो जाएगा। ज्योति ने अपनी सास पूनम से पति के नाजायज रिश्तों की बात बताई
लेकिन उन्होंने ये बात नहीं मानी। एक रोज पीयूष मनीषा से मिला तो उसने मनीषा को बताया कि ज्योति को उन दोनों के संबंधों के बारे में पता चल गया है और वो विरोध करने लगी है। इस पर मनीषा बोली, पीयूष, एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो और शादी करना चाहते हो तो ज्योति को रास्ते से हटाना ही होगा। ज्योति को रास्ते से कैसे हटाया जा सकता है, पीयूष ने पूछा। ड्राइवर अवधेश की मार्फत। वो भरोसेमंद है, पैसों के लालच में आसानी से राजी हो जाएगा। वैसे भी उसे हम दोनों के संबंधों के बारे में सब कुछ पता है, मनीषा ने कहा। बात पीयूष की समझ में आ गई। उसी दिन से दोनों ने मिलकर ज्योति की हत्या का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया। इसी के बाद योजना को अंजाम देने के लिए पीयूष ने मोबाइल की 5 सिम खरीदी, 2 सिम अपनी आईडी से और 3 सिम फर्जी आईडी से। फर्जी आईडी वाली 2 सिम उसने मनीषा को दे दी। इन्हीं फर्जी सिमों पर दोनों के बीच हर रोज बातचीत और मैसेजबाजी होती थी। बाद में वे दोनों नंबर और मैसेज डिलीट कर देते थे। इस बीच पीयूष एक अन्य लड़की अंजू के संपर्क में आया। अंजू गुड़गांव की रहने वाली थी और पीयूष की फैक्ट्री में बतौर केमिस्ट तैनात थी। अंजू से भी पीयूष के संबंध हो गए। 2 जुलाई 2014 को पीयूष ने अवधेश को देवकी टॉकीज के पास बुलाया और उससे बात करके 80,000 रुपए में ज्योति की हत्या की सुपारी दे दी। उसने अवधेश को 30,000 रुपए की पेशगी दी और शेष पैसे काम हो जाने के बाद देने को कहा। हत्या की सुपारी देने की बात उसने मनीषा को भी बता दी। इसके बाद अवधेश मनीषा और पीयूष के संपर्क में रहने लगा। अवधेश ने हत्या की सुपारी लेने के बाद अपनी योजना में सोनू, रेनू और आशीष को भी शामिल कर लिया। ये तीनों अवधेश के पड़ोस में रहते थे। सोनू परचून की दुकान चलाता था, जबकि रेनू कनौजिया ड्राइवर था। तीनों मुकर ना जाए इसलिए अवधेश ने उन्हें 10-10 हजार रुपए एडवांस दे दिए। सब कुछ तय हो जाने के बाद पीयूष, मनीषा और अवधेश ने मिलकर ज्योति के अपहरण और हत्या की योजना बनाई। योजना को अंजाम देने से पहले इन लोगों ने रिहर्सल भी की। ज्योति की हत्या की पूरी स्क्रिप्ट तैयार करने के बाद अंजाम देने की तारीख तय हुई 27 जुलाई 2014। योजना के तहत 27 जुलाई 2014 को पीयूष ने ज्योति के साथ अच्छा बर्ताव करके उसे घुमाने और होटल में खाना खाने के लिए राजी कर लिया। उसी रात 9:30 बजे वो ज्योति के साथ रैना मार्केट स्थित होटल कार्निवाल पहुंच गया। होटल में खाना खाते समय ज्योति तो सामान्य थी, लेकिन पीयूष बेचैन था। वो कभी किसी को मैसेज करता तो कभी किसी को। उसके हाव भाव की सारी तस्वीरें होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही थी। उसके मोबाइल पर कभी मनीषा का मैसेज आ रहा था तो कभी उसकी दूसरी प्रेमिका का। रात 10:30 बजे पीयूष के मोबाइल पर एक कॉल आई। ये अवधेश की कॉल थी। वो बात करते हुए होटल के तीसरे माले से उतरकर नीचे आया। वहां अवधेश उसका इंतजार कर रहा था। उसने छिपकर अवधेश से बात की और उसे 500 रुपए दिए। इसके बाद वो वापस होटल में चला गया। अवधेश अपने साथियों के साथ रैना मार्केट गया। वहां सबने बियर पी तथा मैगी खाई। फिर तीनों रावतपुर जाने वाली रोड पर चल पड़े। योजना के तहत पीयूष रात 11:15 बजे ज्योति को कार में बैठाकर रावतपुर जाने वाली रोड पर चल दिया। कुछ दूर आगे जाकर उसे अवधेश अपने साथियों सहित खड़ा दिखा। पीयूष ने अवधेश के पास पहुंचकर गाड़ी रोक दी और खुद कार से नीचे उतर गया। उस समय ज्योति आगे की सीट पर बैठी हुई थी। उसके उतरते ही अवधेश ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और रेनू तथा सोनू पीछे वाली सीट पर। ज्योति खतरा भांपकर चिल्लाई, पीयूष, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। ज्योति की चीख सुनकर सोनू व रेनू ने उसके बाल पकड़कर उसे पीछे की सीट पर खींच लिया। तब तक अवधेश ने कार आगे बढ़ा दी थी। ज्योति के चीखने की आवाज बाहर न जा पाए, इसके लिए सोनू ने ज्योति का सिर नीचे किया और रेनू ने उस पर चाकू से वार करने शुरू कर दिए। तेज धार वाले चाकू के तबातोड़ वारों से कार के अंदर खून ही खून फैल गया और कुछ ही देर में ज्योति की चीखें शांत हो गई। योजना के अनुसार अवधेश कार को पनकी के ई ब्लॉक में ले गया और कार को एक गली में खड़ा कर दिया। इस बीच सोनू और रेनू ने ज्योति के गहने उतार लिए थे। उन दोनों ने वे गहने वही लोहे के एंगलों के बीच छिपा दिए। अवधेश ने गाड़ी बंद करके चाबी वहीं फेंक दी और फरार हो गया, जबकि रेनू व सोनू पैदल पैदल भाटिया होटल तक आए। वहां पर आशीष मोटरसाइकिल लिए खड़ा था। सोनू व रेनू उसी मोटरसाइकिल से घर लौट आए। उधर अवधेश ने मैसेज भेजकर काम हो जाने की जानकारी पीयूष को दे दी।
मैसेज मिलने के बाद पीयूष मनीषा से मिला। उसने ये कहकर अपना सिम मनीषा को दे दिया कि वो उसका और अपना सिम तोड़ दे ताकि किसी को कुछ पता ना चल सके। इसके बाद वो अपने घर गया और शर्ट बदलकर घर वालों के साथ रात 12 बजे स्वरूप नगर थाने पहुंचा। तब तत्कालीन एसएचओ शिव कुमार राठौर थाने में ही मौजूद थे। पीयूष ने उन्हें बताया कि कुछ लोगों ने उसकी पत्नी ज्योति का कार सहित अपहरण कर लिया है, इसलिए तुरंत रिपोर्ट दर्ज करके उसकी खोजबीन में मदद करे। अपहरण का नाम सुनते ही एसएचओ शिव कुमार राठौर चौंके। पीयूष एक अमीर और सम्मानित परिवार का युवक था। उसके पिता ओम प्रकाश श्याम दसानी शहर के जाने माने उद्योगपति थे। इस मामले में तत्काल एक्शन लेना जरूरी था, इसलिए शिव कुमार राठौर ने पीयूष से पूरी बात विस्तार से बताने को कहा। इस पर पीयूष ने बताया कि रात करीब 9 बजे वो अपनी पत्नी ज्योति के साथ अपनी होंडा एकॉर्ड कार से घर से निकला और सैर सपाटा करते हुए रैना मार्केट नवाबगंज के होटल कार्निवाल पहुंचा। वहां दोनों ने साथ में खाना खाया। वहां से वापसी के लिए दोनों 11:15 बजे निकले। जब वे कंपनी बाग चौराहे से रावतपुर की ओर जा रहे थे, तभी 4 मोटरसाइकिलों पर सवार 8 लड़कों ने उनकी कार को ओवरटेक किया। इस बीच उनसे हल्की फुल्की बहस भी हुई, तो उन लोगों ने अपनी मोटरसाइकिलें कार के सामने रोक दी और 3 लड़के उनकी ओर लपके। उनमें से एक ने कार का दरवाजा खोला और 2 ने उसे कार से खींचकर 3-4 तमाचे जड़ दिए। इसके बाद वो कार सहित ज्योति का अपहरण करके फरार हो गए। पीयूष की पूरी बात सुनकर एसएचओ शिव कुमार राठौर ने इस सनसनीखेज अपहरण की जानकारी सीनियर पुलिस अधिकारियों को दे दी। चूंकि घटना एक बड़े परिवार की बहू से जुड़ी थी, इसलिए तत्कालीन आईजी आशुतोष पांडे, डीआईजी आरके चतुर्वेदी, एसपी एनपी वर्मा तथा सीओ राकेश नायक थाना स्वरूप नगर आ गए। आईजी आशुतोष पांडे के निर्देश पर कानपुर के सभी थानों को इस घटना की सूचना देकर पूरे शहर में चेकिंग शुरू करा दी गई। पुलिस अधिकारी भी अलग अलग टीमों के साथ कार सहित ज्योति की खोज में जुट गए। आईजी आशुतोष पांडे ने पीयूष को लेकर खुद कार्निवाल होटल से घटनास्थल तक का मुआयना किया। उन्होंने पीयूष से खुद भी पूछताछ की। पीयूष के पिता ओम प्रकाश श्याम दसानी और चाचा मधुसूदन भी ज्योति के अपहरण से हैरान थे। दोनों भाई पूरे परिवार के साथ ज्योति की खोज में जुट गए। श्याम दसानी परिवार के पास 12 लग्जरी गाड़ियां थी, जो सबकी सब ज्योति की खोज में कानपुर की सड़कों पर दौड़ने लगी। इस बीच ओम प्रकाश श्याम दसानी ने ज्योति के मायके वालों को भी इस घटना की खबर दे दी। अपहरण के समय ज्योति के पास मोबाइल फोन था, जो अभी तक ऑन था। उसके फोन की लोकेशन पता करने के लिए आईजी आशुतोष पांडे तथा डीआईजी आरके चतुर्वेदी ने मैसेज भेजे। फोन की लोकेशन पनकी क्षेत्र में मिली। ये पता लगते ही पांडे ने पनकी पुलिस को निर्देश दिया कि वो अपना सर्च ऑपरेशन तेज करे। रात लगभग 2 बजे थाना पनकी की पुलिस ने आईजी आशुतोष पांडे को बताया कि वांछित कार पनकी के ई ब्लॉक की एक गली में खड़ी है। सूचना मिलते ही आईजी वहां पर पहुंच गए। गाड़ी हालांकि बंद थी, लेकिन उसकी चाबी पास ही पड़ी मिल गई। पुलिस ने गाड़ी का दरवाजा खोला तो सब के सब सन्न रह गए। कार की पिछली सीट पर ज्योति का खून से लथपथ शव पड़ा हुआ था। उसके शरीर को चाकू से बुरी तरह से गूदा गया था। गौर से देखने पर यह बात साफ हो गई कि हत्यारों का इरादा सिर्फ ज्योति के साथ लूटपाट करना नहीं था, बल्कि हत्या करना था। छानबीन में ज्योति के ब्लैकबेरी मोबाइल का कवर गियर बॉक्स के पास पड़ा मिला, जबकि उसका मोबाइल डैशबोर्ड पर रखा हुआ था। कार के अंदर एक कंपनी के घरेलू इस्तेमाल के 3 चाकू भी बरामद हुए। इन चाकुओं की धार बहुत तेज थी और तीनों पर खून के धब्बे थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि हत्या के लिए इन चाकुओं का इस्तेमाल नहीं किया गया था। जिस चाकू या चाकुओं से ज्योति पर वार किए गए थे, वो बरामद नहीं हो सके। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला लिया था। इस टीम ने कार और कार के शीशे से फिंगरप्रिंट लिए, साथ ही जांच के लिए खून का नमूना भी लेकर सुरक्षित रख लिया था। ज्योति की हत्या की खबर पाकर ओम प्रकाश श्याम दसानी और उनकी पत्नी पूनम घटना स्थल पर आए और बहू का शव देखकर रोने लगे। इस घटना की जानकारी मिलते ही पूरे श्याम दसानी परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी का शव देखकर पीयूष तो बच्चों की तरह रो रहा था। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से उसे शव से अलग किया। मौके की प्राथमिक कार्रवाई निपटाने में सुबह हो गई थी। अपना काम खत्म करके पुलिस ने शव का पंचनामा भरा और उसे पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया। इसके बाद पुलिस ने अपहरण और हत्या का केस दर्ज कर लिया।
उसी दिन 6 डॉक्टरों के पैनल ने ज्योति के शव का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्योति के शरीर पर 17 घाव पाए गए, जिसमें गर्दन पर 10-12 सेंटीमीटर के 11 घाव थे। इसके अलावा 2 घाव पेट में तथा 2 शरीर के पिछले हिस्से पर थे, जबकि एक घाव सिर के पीछे था और एक उंगली पर भी था। चूंकि हत्या का ये मामला एक ऐसे करोड़पति व्यापारी की बहू से संबंधित था जिसकी पैठ सत्ता पक्ष के राजनीतिक गलियारे तक थी, इसलिए इसे सुलझाने की जिम्मेदारी आईजी आशुतोष पांडे ने स्वयं संभाली। इसके लिए उन्होंने एक टीम बनाई। आईजी आशुतोष पांडे ने इस टीम के साथ ज्योति मर्डर केस की जांच शुरू की तो ज्योति का पति पीयूष शक के दायरे में आ गया। इसकी एक नहीं कई वजह थी। मसलन अपहरण के समय पीयूष ने ज्योति को बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया? अपहरण के बाद वो 100 नंबर पर कॉल कर सकता था, तो उसने क्यों नहीं किया? उसने रावतपुर चौराहे पर तैनात पुलिस कर्मियों को अपहरण की सूचना क्यों नहीं दी? वारदात के 1 घंटे बाद वो खुद न आकर घर वालों के साथ थाने क्यों पहुंचा? पीयूष शक के दायरे में आया तो पुलिस टीम ने कार्निवाल होटल जाकर सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज देखकर लगा जैसे पीयूष वहां शारीरिक रूप से मौजूद था, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। वो काफी विचलित नजर आ रहा था। फुटेज में ज्योति तो खाना खाती नजर आ रही थी, लेकिन पीयूष खाना नहीं खा रहा था। इसके बजाय वो हुक्का पी रहा था। इसी दौरान पीयूष के मोबाइल पर एक एसएमएस आया। फिर उसने अपने मोबाइल से एक नंबर डायल किया और बात करते हुए होटल की 3री मंजिल से उतरकर सड़क पर जा पहुंचा। इसके बाद वो बातचीत करते हुए अपनी कार के आगे चला गया। फिर वो 15 मिनट बाद वापस होटल लौटा। सीसीटीवी फुटेज में दिखी गतिविधियों से पुलिस टीम का शक पीयूष पर और गहरा गया। पुलिस टीम ने पीयूष के दोनों मोबाइल फोन कब्जे में लेकर उनकी कॉल डिटेल्स और एसएमएस डिटेल्स निकाली। इससे काफी चौंकाने वाली जानकारी मिली। डिटेल्स से पता चला कि पीयूष ने घटना के दिन यानी 27 जुलाई की शाम 6 बजे से रात 1 बजे तक एक नंबर पर करीब 150 एसएमएस किए थे। साथ ही उसी नंबर पर उसकी कई बार बात हुई थी। पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस किया तो पता चला कि वो नंबर अंजू नाम की युवती का है। पुलिस टीम ने जांच आगे बढ़ाई तो जानकारी मिली कि अंजू से पीयूष के संबंध है। वो गुड़गांव की थी और 2 महीने से पीयूष की फैक्ट्री में बतौर केमिस्ट के पद पर काम कर रही थी। वो बर्रा में रह रही थी। पीयूष ने ही उसे किराए का मकान दिलवाया था। कॉल डिटेल से ही पुलिस टीम को एक अन्य युवती के बारे में पता चला। उस युवती से भी पीयूष की रोज बात होती थी और पिछले 2 महीने में दोनों ओर से 600 से भी ज्यादा एसएमएस किए गए थे। पुलिस टीम ने उस युवती के संबंध में छानबीन की तो पता चला कि वो लड़की एक बड़े व्यापारी हरीश मखीजा की बेटी मनीष मखीजा थी। अलग अलग युवतियों से पीयूष के नाजायज संबंधों की बात सामने आई तो पुलिस टीम ये सोचने को मजबूर हो गई कि कहीं ज्योति के मर्डर में पीयूष की प्रेमिकाओं का हाथ तो नहीं है। ये संभव था कि किसी प्रेमिका को अपना हमसफर बनाने के लिए पीयूष ने उसकी मदद से अपनी पत्नी की हत्या न कर दी हो और कानून से बचने के लिए अपहरण की कहानी गढ़ी हो। चूंकि पीयूष हर तरफ से शक के दायरे में था, इसलिए पुलिस टीम ने उसे गिरफ्तार करके उससे सख्ती से पूछताछ करने का फैसला कर लिया। अब तक ज्योति के पिता शंकर लाल अपनी पत्नी कंचन के साथ जबलपुर से कानपुर आ गए थे। वो अपने दामाद पीयूष के घर न ठहरकर अपने एक रिश्तेदार बलराम के घर पर रुके। पुलिस टीम उनके बयान लेने पहुंची तो कंचन रो पड़ी। पुलिस ने सांत्वना देने के बाद उन्हें बताया कि उनकी बेटी और दामाद के रिश्ते अच्छे नहीं थे। पीयूष 2-2 घंटे तक बाथरूम में बंद होकर किसी से बात करता था। ज्योति ऐतराज करती तो दोनों में झगड़ा होता था। ज्योति ने यह बात हमें कई बार बताई थी, पर हमने उसे समझाकर धैर्य रखने को कहा था। 29 जुलाई को अपराह्न 3 बजे सीओ राकेश नायक और एसएचओ शिव कुमार राठौर पुलिस टीम के साथ पीयूष के पांडव नगर स्थित बंगले पर पहुंचे। उस समय वहां तत्कालीन दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सुखराम सिंह, सपा विधायक मुनिंदर शुक्ला, विधायक अजय कपूर, उनके भाई कॉर्पोरेट चेयरमैन विजय कपूर तथा एक अन्य व्यापारी बैठे थे। रसूखदार लोगों को देखकर पुलिस पीयूष को गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और औपचारिकता पूरी करके वापस लौट आई। लगभग आधे घंटे बाद पुलिस फिर से पीयूष के घर पहुंची। सीओ राकेश नायक ने ओम प्रकाश श्याम दसानी को अपने विश्वास में लेकर उनसे कहा, पीयूष जैसे आपका बेटा है वैसे ही हमारा भी है। हमें उससे कुछ पूछताछ करनी है। हम उसे जैसे ले जाएंगे वैसे ही घर छोड़ जाएंगे। ओम प्रकाश ने उनकी बातों पर विश्वास कर लिया।
इसके बाद नायक पीयूष को जीप में बैठाकर अपने ऑफिस में ले आए। उन्होंने पीयूष को अपने कमरे में बैठाकर कमरा बंद कर लिया ताकि कोई भी पूछताछ में व्यवधान ना खड़ा कर सके। उधर पीयूष पुलिस के साथ सीईओ ऑफिस गया तो चेयरमैन विजय कपूर कई रसूखदार लोगों के साथ वहां पहुंच गए। उन लोगों ने सीईओ राकेश नायक के कमरे में जाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें सख्ती से रोक दिया गया। इधर बंद कमरे में पुलिस ने पीयूष से पूछताछ शुरू की तो वो हर बात पर नहीं में गर्दन हिलाता और रोने लगता। जब काफी देर तक यही क्रम चला तो पुलिस टीम ने उसे होटल की वीडियो क्लिप दिखाई और घटना वाले दिन की मोबाइल की कॉल डिटेल्स सामने रखकर उससे संबंधित सवाल पूछे। इस पर उसकी हिम्मत जवाब दे गई और वो टूट गया। उसने बताया कि उसने अपनी प्रेमिका मनीषा मखीजा के साथ मिलकर ज्योति की हत्या की योजना बनाई थी। इसके लिए उसने मनीषा के ड्राइवर अवधेश को 80,000 रुपए की सुपारी दी थी। अवधेश ने ही अपने साथियों के साथ ज्योति की हत्या की थी। हत्या का राज खुला तो पुलिस टीम ने ताबड़तोड़ छापा मारकर पीयूष की प्रेमिका मनीषा मखीजा और उसके ड्राइवर अवधेश के साथ साथ अवधेश के साथी सोनू, रेनू व आशीष को भी गोल चौराहे से गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों ने षड्यंत्र रचने, ज्योति का अपहरण करने और हत्या का जुर्म कबूलते हुए लूटी गई ज्वेलरी, चाबी तथा खून से सने कपड़े और चाकू बरामद करा दिया। पुलिस ने उस मॉल से भी सीसीटीवी फुटेज और रसीद हासिल कर ली थी, जहां से इन लोगों ने एक कंपनी के 3 चाकू खरीदे थे। इसके बाद आईजी आशुतोष पांडे ने प्रेस वार्ता करके ज्योति की हत्या का खुलासा कर दिया। इसके बाद एसएचओ शिव कुमार राठौर ने धारा 364, 302, 201 और 120 बी के तहत पीयूष श्याम दसानी, अवधेश, सोनू, रेनू, आशीष तथा मनीषा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की और उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आरोपियों को जेल भेजने के बाद पुलिस ने बड़ी सूझबूझ के साथ इस जघन्य हत्याकांड की विवेचना शुरू की। पुलिस के चार्जशीट दाखिल करने के बाद 20 जनवरी 2015 को मुकदमा कोर्ट में दर्ज किया गया। 13 फरवरी 2015 को मुकदमे में पहली सुनवाई हुई। 8 साल कोर्ट की कार्रवाई चलने के बाद 21 अक्टूबर 2022 को अपर जिला जज अजय कुमार त्रिपाठी ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा अर्थदंड लगाया। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।